हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में M1R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं और वो 100% गारंटी है कि वो आपको आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों की ही डिमांड पर M2R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके ओ लेवल के एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे सारे बताए हुए क्वेश्चंस आएंगे, बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन बताए उसमें तो 7 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्जाम में। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आज हम लोग M2R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप दूसरी बार ज़रूर वीडियो देखने की कोशिश करें और पूरे वीडियो के कंटेंट को अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे और देखते हैं आज का अपना सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट गाइस, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोगों से डेली बोलता हूं कि चैनल को आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो गाइस आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा गाइस, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। तो लेट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ इंटरनेट हैज़ इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब होता है विकसित, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम इसके आंसर को देखते हैं तो यहां पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के बारे में ही पहले आपको बताना है, तो इसी के बारे में पहले लिखा भी गया है। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अ इंटरनेट। जैसे इस पॉइंट से हमें साफ पता चल रहा है कि इंटरनेट का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसकी जो विकसित होने की कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। जैसे आगे देख सकते हैं, इन द लेट डेकेड ऑफ 1960 देयर यूज्ड टू बी एन इंटेंस कोल्ड वॉर वॉज प्रिवेलिंग बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। जैसे कि आपको पता है कि 1960s और 1950 से पहले जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म भी हुआ था और उसके बाद जो यूएसएसआर था और यूएसए था, इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सिर्फ बोलने की लड़ाई चल रही थी, वेपन्स की लड़ाई नहीं थी, बट हाँ दोनों के बीच में, दोनों जो ये एक तरीके से ग्रुप बने हुए थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा था और एक दूसरे को ये हमेशा टॉन्ट मारते रहते थे। तो उसी के बीच में एक कोल्ड वॉर का एक तरीके से ये सिस्टम चल रहा था। तो उसी के आगे हुआ, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन एन इवेंट ऑफ अटैक। तो यहां पे जो है यूएसए ने क्या किया कि अपनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस को छुपाने के लिए और अपनी जो अटैक जो करते थे यूएसए, क्योंकि सबको पता है कि यूएसए की टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो गई थी, पहले से भी हाईटेक थी और उस समय ज़्यादा हाईटेक हो चुकी थी। तो इसलिए जो है वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को छुपाने के लिए और अपने अटैक के इवेंट्स को छुपाने के लिए यूएसए ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस केम अप विद अ सॉल्यूशन। अब जब ये चीज़ें होने लगी तो यूएसए के जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला और उनका सॉल्यूशन क्या था, वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नोन एज एडवांस रिसर्च प्रोडक्ट एजेंसी, ARPA फॉर शॉर्ट, इनकी एक एजेंसी जिसका नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में ARPA भी बोल सकते हैं, फंडेड अ प्रोजेक्ट इन विच ऑन 5th December 1969 दे कनेक्टेड 4 नोड्स लोकेटेड एट 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 5 दिसंबर 1969 को 4 नोड को जो है एक साथ कनेक्ट कर दिया यूनिवर्सिटीज, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, इन अ फर्स्ट TCP और IP बेस्ड नेटवर्क रनिंग ऑन यूनिक्स सिस्टम। इन्होंने फर्स्ट में क्या किया, जो TCP या IP बेस्ड का एक नेटवर्क जो है उन्होंने यूनिक्स सिस्टम पे सेट कर दिया और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इन्होंने फिक्स कर दिया। दीज 4 यूनिवर्सिटीज वर UC सेंटा बरबारा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं UCSB, यूनिवर्सिटी ऑफ उता,
स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI इन द मेनेलो पार्क ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस जिसको हम लोग बोलते हैं UCLA। यहां पे आप देख सकते हो कि 4 यूनिवर्सिटीज के नाम भी बताए गए हैं, आप इसको याद रखिएगा, आपके आंसर्स लिखने में ज्यादा मदद होगी आपको। दिस नेटवर्क इज पॉपुलरली नोन एज ARPANET। अगर हम लोग इस नेटवर्क की बात करते हैं तो ये ARPANET बोला जाता था, और ARPANET का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज ARPANET, और कहीं कहीं पे इसको बोल देते थे DARPANET। ग्रेजुअली some more universities and organizations were connected to this network which eventually gave the birth to the present day of internet। बट उस समय हुआ क्या कि कुछ और न्यू यूनिवर्सिटीज़ एक साथ और कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन भी एक साथ होकर उन्होंने एक इस नेटवर्क को सपोर्ट किया, और जो आज के टाइम का जो इंटरनेट है उसको बर्थ मिल गई। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेशन ये हार्ड नहीं है, बट इसको आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए गए हैं, उसको आप याद कर सकते हो, और कुछ डेट्स याद रख सकते हो। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल से आंसर लिखना है आपको, कोई ज़्यादा बहुत हार्ड पेपर नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डरने लगो, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग डर रहे हो कि M2R5 के नोट्स आप शेयर कर दो, M2R5 के नोट्स, तो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें HTML की प्रोग्रामिंग्स आती हैं, बट उतना ज़्यादा भी हार्ड नहीं। अगर आप सिर्फ एक बार रीड मार दोगे या 3-4 बार अगर आप रीड कर लेते हो तो आपके एग्जाम्स बहुत आराम से अच्छे नंबर के साथ क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेट एंड www। अब यहाँ पे फिर से अगर आप देख सकते हो इंटरनेट, जैसे अभी हमने पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, तो यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन हमारा आ गया व्हाट इज इंटरनेट एंड व्हाट इज www। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ ग्लोब कलेक्शन नेटवर्क दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डिवाइसेस कॉल्ड रूटर्स। अब अगर हम इंटरनेट को बोल दे तो इसको बोल सकते हैं कि एक ग्लोबल कनेक्शन है और ये लिंक्ड ऑफ डिवाइसेस है, एक तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क। एक तरीके से नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब अगर आप जानते ही होंगे कि नेटवर्क का मतलब एक तरीके से जाल, कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहना। तो यहाँ पे जो ग्लोबल जो हमारी जो भी डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूटर, उसी से पूरा नेटवर्क कनेक्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड यूज ऑफ कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन नोन एट TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म अगर आप देखते हो तो वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो यूज ऑफ कॉमन सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अब जैसे आपको पता है कि इंटरनेट में डाटा ट्रांसमिशन होता है, इंटरनेट एक तरीके से सर्विस ऐसी है कि आप इसमें डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हो, मतलब आप एक फाइल को दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हो बिना आप जाए। तो ये इसकी खासियत है और इसी वजह से इसका यूज इतना ज्यादा होता है। तो TCP का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो TCP का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया अभी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनेट इज टू फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ डायरेक्ट वही चीज कि प्राइमरी पर्पस जो होता है हमारा इंटरनेट का होता है कि हमको फैसिलिटेट करता है कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी कहीं भी शेयर कर सकते हैं। कोई इसका टाइम नहीं है कि हम कोई सिर्फ इसी टाइम पे शेयर कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेल सेंड करते हो या और कुछ भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हो तो आप आराम से किसी भी साइज की इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो, कहीं भी सेंड कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर आर मैनी डिफरेंट टूल्स यूज्ड ऑन द इंटरनेट। अगर हम लोग टूल्स की बात करते हैं इंटरनेट में तो बहुत सारे टूल्स यूज किए जाते हैं। मेक दिस पॉसिबल, जो ये सर्विस हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग अलग अलग जगह पे अपने इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत से टूल्स यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हो कॉमन टूल्स यहाँ पे है। फर्स्ट हमारा है ईमेल। ईमेल तो ऑलमोस्ट अब सब जानते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल भेजना भी मुझे लगता है सभी जानते हैं, क्योंकि आप लोग O लेवल पढ़ रहे हो तो आपको तो ईमेल सेंड करना तो जरूरी ही आता होगा। फिर आता है लिस्ट सर्वर, न्यूज ग्रुप्स, टेलनेट एंड ग्रॉफर्स। ये कुछ और अलग कॉमन टूल्स हैं जो उसको यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। फिर हमारा आता है FTP एंड देन वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग www भी बोल देते हैं। कि अगर आपको ये भी चीज पता होगी कि किसी भी वेबसाइट के आगे अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो उसके आगे www ही लिखा होता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके से इसको हम बोलते हैं ये इंटरनेट टूल होता है और ये प्रोबेबली द मोस्ट
पावरफुल इंटरनेट टूल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोबेबली द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल इंटरनेट टूल्स इन द वर्ल्ड इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब ही यही है कि वर्ल्ड पूरी दुनिया, वाइड मतलब पूरे फैला हुआ दूर तक, और वेब का मतलब एक तरीके से जाल। तो एक तरीके से बोल सकते हो आप कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का जाल फैला हुआ है। अगर यहां पे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, जो हमारा www भी कहलाता है, वर्ल्ड वाइड वेब इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बहुत छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। अब जैसे आपको मैंने अभी बोला कि ये जब भी किसी वेबसाइट के हम खोलते हैं तो उसके आगे वेब www लिखा भी होता है, तो एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स हैं, कि जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती हैं, कोई भी वेबसाइट आप ले लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, कुछ भी आप ले लेते हो, कोई भी पेज खोलते हो वो भी वेबसाइट पे ही खुलता है, किसी ना किसी वेबसाइट से ही वो लिंक्ड होता है, या तो वो सब जो है www से ही एक तरीके से उसका कलेक्शन होता है। दे कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग अ हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस। हाइपर टेक्स्ट इंटरफेस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन वेब कंटेन लिंक टू अदर डॉक्यूमेंट लोकेटेड एनीवेयर ऑन वेब बाय क्लिकिंग अ लिंक। अब जैसे यहाँ पे पूरा साफ बोल दिया गया है, हाइपर टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट होता है हमारा, उसके पास एक लिंक होता है, और अदर डॉक्यूमेंट जो दूसरी जगह पे लोकेट होता है उसका भी लिंक होता है। जैसे ही आप क्लिक करते हो वो डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम पे ओपन हो जाता है। यू आर इमीडिएटली टेकन टू अनदर फाइल और साइट टू एक्सेस रेलेवेंट मटेरियल। जैसे वही चीज अभी मैंने जो आपको बोला वही लिखा हुआ है कि आप तुरंत उस फाइल या मटेरियल पे तुरंत एक्सेस कर दिए जाते हो। जैसे आप मान लो कभी क्लिक करते हो आप कोई भी बटन, जैसे गूगल को ही आप क्लिक करते हो, तुरंत गूगल की साइट ओपन हो जाती है। तो ये एक तरीके से हाइपर टेक्स्ट की वजह से ही होता है, हाइपर टेक्स्ट का जो इंटरफेस होता है उसकी वजह से ही होता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज अबाउट हाइपर टेक्स्ट लिंक इज दैट द लिंक्स माइट यू टेक टू रिलेटेड मटेरियल ऑन अनदर कंप्यूटर लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है या इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए, जो हमारा हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है, अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमको जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी कंप्यूटर है, वो दुनिया में कहीं भी रखा हो, बट हमें वो हाइपर टेक्स्ट लिंक उस कंप्यूटर के उस स्टोर डाटा पे तुरंत पहुंचा देगा, रादर देन जस्ट टू टाइल ऑन योर लोकल हार्ड ड्राइव। अगर आगे देखते हैं हम लोग, द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज क्रिएटेड इन 1990। अब इसको क्रिएशन ऑफ डेट याद रख सकते हो आप कि 1990 में इसको क्रिएट किया गया था बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स-ली। www को अगर हम बोल सकते हैं कि डिस्कवर किसने किया था, इनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। ऑन 30 अप्रैल 1990 CERN announced that the World Wide Web would be free to use for everyone। अब इंस्टीट्यूट था, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 30 अप्रैल 1993 को अनाउंस कर दिया कि वर्ल्ड इंटरफेस है, इसको जो है पूरी दुनिया में फ्री कर दिया जा रहा है और इसको कोई भी यूज कर सकता है कहीं भी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, और आप देख सकते हो कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। पहला हम लोगों ने किया एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, और सेकंड किया हम लोगों ने व्हाट इज इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस फॉन्ट टेक्नोलॉजीज एंड वेब डेवलपमेंट। फॉन्ट एंड टेक्नोलॉजीज को हम लोग को डिस्कस करना है और साथ में वेब डेवलपमेंट की बात करनी है। सॉरी, मैं क्वेश्चन गलत पढ़ रहा हूं। डिस्कस फॉन्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ वेब डेवलपमेंट। यहां पे हम लोग को डिस्कस करना है फॉन्ट एंड टेक्नोलॉजीज को, फॉन्ट एंड टेक्नोलॉजीज को डिस्कस करना है जो वेब डेवलपमेंट के अंदर होती हैं, उसके बारे में ही हम लोग डिस्कस करते हैं अब। द फॉन्ट एंड ऑफ अ वेबसाइट इज अ पार्ट ऑफ द यूजर दैट इंटरेक्ट्स विद। जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है डायरेक्ट कि जो फॉन्ट एंड होता है वो वेबसाइट के एक तरीके से इंटरेक्शन के लिए पार्ट होता है यूजर का, जिससे यूजर और वेबसाइट दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग दैट यू सी व्हेन यू आर नेविगेटिंग अराउंड द इंटरनेट, जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग नेट को सर्फ करते हैं या कुछ भी नेट पे देखते हैं, फ्रॉम द फॉन्ट्स टू कलर टू ड्रॉप डाउन मेन्यूज टू स्लाइडर्स, इट is a combo of HTML, CSS and JavaScript being controlled by your computer browser।
अब यहाँ पे मेन पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हो कि मेन पॉइंट ये क्या है हमारा, कि जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे फॉन्ट है हमारा, कलर्स हैं, ड्रॉप डाउन मेनूज दिखते हैं हम लोग को, स्लाइडर्स दिखते हैं, ये सब क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन है किसका, HTML का है, CSS का है और जावा स्क्रिप्ट का है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा कंप्यूटर का ब्राउज़र। कंप्यूटर ब्राउज़र आप जैसे कुछ भी बोल सकते हो, हमारा गूगल क्रोम हो सकता है, यूसी ब्राउज़र हो सकते हैं, ओपेरा मिनी हो सकते हैं, बहुत सारे ब्राउज़र्स आते हैं, वो सारे जो हैं इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। स्किल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड और फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की बात करते हो। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग कोड्स विच क्रिएट्स इंटरफेस फॉर द यूजर एक्सेसिंग अ वेब पेज। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता है, ये क्या करता है कि एक तरीके से मदद करता है यूज़र की, और एक तरीके से ये राइटिंग जो इसकी होती है वो कोडेड लैंग्वेज में होती है। तो ये क्या करता है कि इसका इंटरफेस जो बनाया था वो कोडेड लैंग्वेज में बनाया जाता है, जिससे यूज़र एक वेब पेज क्रिएट कर सके और जो है यूज़र उस वेब पेज को एक्सेस कर सके। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, फॉन्ट एंड डेवलपर मस्ट बी एडेप्ट 3 लैंग्वेजेस। अगर इन लोगों को जो भी डेवलपर हैं, इनको अगर किसी भी लैंग्वेजेस को डेवलप करना है तो इनको 3 लैंग्वेजेस ज़रूर आनी चाहिए। पहली लैंग्वेज हमारी है HTML। HTML की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम लोग। इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट अ वेब पेजेस। जैसे आपको पता भी होगा कि वेब डिज़ाइनिंग में जो हमारा जो M2 है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है HTML, और दूसरा हमारा है CSS, एंड थर्ड है हमारा जावा स्क्रिप्ट। तो यही 3 लैंग्वेजेस भी हैं इसमें, तो वेब पेज को डेवलप करने के लिए। और हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो HTML ही है, और यहाँ पे वही लिखा भी है कि इसी को यूज़ किया जाता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, HTML को। अ मार्कअप लैंग्वेज इज योर वे ऑफ मेकिंग नोट्स इन अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। अब मार्कअप लैंग्वेज जो होती है, एक तरीके से हम लोग के लिए एक रास्ता होती है जिससे हम लोग एक डॉक्यूमेंट को जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रेगुलर टेक्स्ट। और जो हमारे जो रेगुलर टेक्स्ट हैं उससे हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसको किस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन अ मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यू विल नीड फॉर अ डेवलपमेंट वेबसाइट। और हम लोग इसको जो है अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स की वेबसाइट में भी एंटर कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स वेबसाइट का मतलब यहाँ पे ये सिर्फ इतना सा है कि हम लोग इसको अलग अलग वेबसाइट में आराम से बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये अपनी इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड में कहीं भी शेयर कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है हमारा CSS। CSS का फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है इसका फुल फॉर्म। आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके 1 वर्ड में MCQ में पूछ लिया जाए। ये एक तरीके की लैंग्वेज होती है, ये भी क्रिएट करने के लिए ही होती है HTML का। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इज अ लैंग्वेज यूज टू प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट यू क्रिएट विद HTML। अब यहाँ पे इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट जो भी ये लैंग्वेज है हमारी, ये जो है प्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। मतलब हम जैसे सपोज करो आपने HTML से टेक्स्ट लिख दिया, अब CSS से आपको बैकग्राउंड लिखना, बैकग्राउंड के कलर्स हो गए हमारे, और फॉन्ट हो गए, इमेजेस पुट करना हो गया, और भी नई नई चीज़ें हमारी जो भी हो गई, वो सब जो है हम लोग CSS के यूज़ से ही करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी वेबसाइट देखो, जैसे आप देख रहे हो PPT ही देख रहे हो, मैंने थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाया है जिससे कि हाँ थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, उसी तरीके से वेबसाइट्स भी होती हैं। अगर हम लोग उसको एकदम टेक्स्ट फॉर्म में ही पूरा पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते चले जाए तो बोरिंग हो जाता है, पढ़ने में भी मन नहीं करता है, और सामने वाले का भी मन नहीं करता उसको बनाने का या देखने का भी। फिर उस वेबसाइट को कोई ओपन भी नहीं करेगा। जैसे आपके सामने कोई वेबसाइट खोल दी जाए जिसमें कोई इमेजेस नहीं है, कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के टेक्स्ट लगे हुए हैं, और उसके फॉन्ट भी नहीं चेंज है, और एकदम पास लिखा है, तो आप खुद उस वेबसाइट को तुरंत 1 मिनट के अंदर बंद कर देंगे। तो इसीलिए CSS का यूज़ इसीलिए किया जाता है, जिससे हम लोग अपने जो भी हमारी वेबसाइट का वेब पेज है उसको हम लोग एक अच्छी तरीके से क्रिएट कर सके और बेस्ट फॉर्म में क्रिएट कर सकें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, HTML कम्स फर्स्ट एंड क्रिएट्स द फाउंडेशन ऑफ अ पेज। अब अगर हम HTML की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा HTML इसीलिए आता है क्योंकि HTML हमारा जो है, HTML ही मेन है, क्योंकि हमारा जो HTML जो करता है ये हमारा, इसी पे हमारी जो है वेब पेज डिज़ाइन होता है। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा आता है CSS। इसके बाद हमारा CSS आता है। यहाँ पे हमारा जो भी
वेब पेज का लेआउट होता है ये डिज़ाइन होता है। जैसे इसमें लेआउट में क्या क्या आ सकता है, हमारे कलर्स आ सकते हैं, फॉन्ट्स आ सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल्स आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हमारे आ सकते हैं। तो वेब पेज को अगर आपको डिज़ाइन करना हो तो पहले चीज़ क्या होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए HTML, सेकेंड हमें होनी चाहिए CSS। अगर हम आगे देखते हैं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। जावा स्क्रिप्ट जिसको आप पता भी है कि हाँ, और आपके M2 में जो है एक क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट का आएगा ही आएगा, ये मैं पहले से ही बता देता हूँ। अभी आप आगे आपको मैं दिखा भी दूंगा, एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भी, मैंने बताया है इसमें, आगे वीडियो में है, आप परेशान मत होइए, पूरी वीडियो को बस आप आराम से देखिए और सुनते रहिए और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने की कोशिश करते रहिए मेरे पॉइंट से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग अनदर टूल फॉन्ट एंड डेवलपमेंट इज अ जावा स्क्रिप्ट। अगर हम लोग फ्रंट एंड टूल की बात करते हैं तो हमारा दूसरा कौन सा है, ये है हमारा जावा स्क्रिप्ट। फॉर सिचुएशंस वेयर यू नीड इंटरेक्टिव फीचर्स, चेकिंग फॉर करेक्ट फॉर्मेटिंग of emails, validating different types of input, audio, video, games, scrolling abilities, page animation and various other client side operations। अब जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, जावा स्क्रिप्ट जो है हमारी, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अपनी ईमेल को अलग अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं अपने डायरेक्ट सारे भी इनपुट्स को, जितने भी हमारे इनपुट्स हैं, जैसे जो भी हमने लिखा हुआ है उसको अलग अलग फॉर्म में हम लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑडियो वेब पेज में डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, गेम्स शेयर कर सकते हैं और सारी स्क्रॉलिंग की एबिलिटी को और इंक्रीज कर सकते हैं और पेज पे एनिमेशन लगा सकते हैं। एक तरीके से हम बोले तो अपने पेज को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि जितना ज़्यादा आपका पेज अट्रैक्टिव होगा तो सामने वाला जो यूज़र होगा वो भी आपके पेज पे उतना ज़्यादा सर्व करेगा, क्योंकि वो एक बोरिंग सी वेबसाइट पे नहीं रहना चाहेगा। फिर वो चाहे आप हो चाहे हम, अगर आप भी कोई वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हो तो आप भी सोचो कि हाँ मैं एक अच्छा वेब पेज डिज़ाइन करूं। जैसे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, अगर आपके सामने कोई नॉर्मल से आप कहीं अगर जाते हो तो आप अच्छे बनकर ही जाते होगे, अच्छे से कपड़े पहन के अपने पॉइंट पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप 100% अपना देते होगे कि हाँ मैं सबसे अच्छा लगना चाहूँगा उस पार्टी में या किसी भी जगह पे जहाँ पे आप जा रहे होगे। उसी तरीके से हमारी वेबसाइट भी होती है कि हमें जो भी वेबसाइट अपनी प्रेजेंट करनी होती है वो एक तरीके से अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर डल सी वेबसाइट बना देंगे तो उसको कोई विजिट नहीं करेगा, उसको कोई सर्फ नहीं करेगा, उस पर कोई डाटा नहीं पड़ेगा, जो हमारे लिए भी नहीं यूज़फुल है और जो हम अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए भी यूज़फुल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, JS इज अ टूल यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंट देम। JS जावास्क्रिप्ट जो होती है ये इंप्लीमेंट करती है सारे टूल्स को। इन एडिशन टू फ्लुएंसी इन दीज लैंग्वेजेस, फ्रंट एंड डेवलपर्स नीड टू बी फैमिलियर विद दिस सम ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स। अब एक पॉइंट यहाँ पे और आ रहा है कि हमारे जो भी लैंग्वेजेस हैं इसमें अगर हम लोग फैमिलियर होना चाहते हैं तो हम लोग को कुछ फ्रेमवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पहला हमारा क्या है, पहला फ्रेमवर्क अगर आप देख रहे हो वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की बात हम लोग कर देते हैं। बूटस्ट्रैप is a free and open source of CSS framework directed to responsive mobile first front end web development। अब यहाँ पे हमारा जो बूटस्ट्रैप है एक तरीके से ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, डायरेक्ट रेस्पॉन्सिव और मोबाइल फर्स्ट। मतलब एक तरीके से बूटस्ट्रैप से हम लोग डायरेक्ट अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं और तुरंत जो है एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेन CSS, इसके अंदर CSS भी होता है एंड ऑप्शनली जावास्क्रिप्ट भी होती है। इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, हमारा CSS भी होता है एंड जावास्क्रिप्ट भी होती है, जिससे बेस्ड ऑन डिज़ाइन टेम्पलेट्स। और ये डिज़ाइन टेम्पलेट पे ही बेस्ड होता है, जैसे कि इसमें जो है डिज़ाइंस बनी होती हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या डिज़ाइंस बनी हो सकती हैं, ट्रोपोग्राफी बना हो सकता है, फॉर्म्स बने हो सकते हैं, बटन्स बने हो सकते हैं, नेविगेशंस बने हो सकते हैं एंड अदर इंटरफेस कंपोनेंट। जैसे अगर आप देखते हो कि बूटस्ट्रैप में आपको ऑलमोस्ट जो भी अगर ट्रोपोग्राफी के बारे में आपको कुछ बनाना है वेबसाइट तो आपको उसमें मिल जाएगा, फॉर्म्स भरने हैं या बनाने हैं तो वो मिल जाएंगे, अलग अलग बटन्स बनाने हैं वो मिल जाएंगे, नेविगेशंस के लिए अगर आपको कुछ बनाना है वो आपको इस सब में आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर CSS एंड जावास्क्रिप्ट दोनों होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है आगे देखते हैं हम लोग। फाउंडेशन इज एन ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क दैट हेल्प इन डिजाइनिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो फाउंडेशन होती है एक तरीके से ये भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क होता है। ये क्या करता है, हमारे वेबसाइट को डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे क्या हेल्प करता है,
हमारे जो ऐप्स हो गए एंड ईमेल्स हो गए, ये सबको डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड, ये क्या करता है, ये ग्रिड प्रोवाइड करता है। कैसे? HTML एंड CSS, UI components, templates and code snippets, फॉर्म्स, बटन, नेविगेशन एंड अदर कंपोनेंट्स। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा बूटस्ट्रैप हम लोग को कई चीज़ें प्रोवाइड करा रहा था, उसी तरीके से हमें फाउंडेशन में भी कई चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे HTML और CSS मिल रहा है, ऊपर वाले में हमें CSS एंड जावा स्क्रिप्ट मिल रहा था। याद रखिएगा बूट जावा एंड CSS है, और फाउंडेशन में आपका HTML एंड CSS है। और इसमें अगर आप देखते हो तो ऑप्शनल में जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन मिल जाता है आपको, टू बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अब यहां पे हम लोग को एक तरीके से बोल सकते हैं कि फाउंडेशन में सारी चीजें मिल जाती हैं और अच्छे वे में मिलती हैं। थर्ड हम अपना देखते हैं, हमारा है बैकबोन। बैकबोन को देख लेते हैं क्या होता है। बैकबोन इज अ जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क दैट इज ऑन अ स्ट्रक्चरल कोड ऑफ अ वेब पेज और अ वेब ऐप बाय क्रिएटिंग MVC model and connecting the whole of its existing API other the RESTful JSON interface। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी बैकबोन है एक तरीके से जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क की, एक तरीके से फोकस क्या करती है, स्ट्रक्चरल कोड पे, मतलब जो हमारी कोडिंग होती है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। मॉडल्स विच वैल्यू बाइंडिंग एंड कस्टम इवेंट्स, जिसमें हम लोग जो भी हमारी जो साइट होती है जिसमें कस्टम इवेंट और बाइंडिंग ज़्यादा होती है, मतलब हम जो कस्टमर से ज़्यादा चीज़ें लिखवाना चाहते हैं, इनपुट करवाना चाहते हैं, वहाँ पे हमारा बैकबोन है ये। व्यूज़ एंड डिक्लेरेटिव इवेंट हैंडलिंग, और यहाँ पे जो है डिक्लेरेटिव इवेंट हैंडलिंग भी आराम से कर सकते हैं हम लोग। मतलब कि अगर आपको कुछ डिक्लेरेशन लिखवाना हो या कुछ भी अगर इवेंट आपको, मतलब कोई भी फाइल अगर सामने वाले से हैंडल करवानी हो तो आप इसमें आराम से यूज़ करके हैंडल कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा Angular JavaScript. Angular JavaScript is a JavaScript-based structural framework for developing dynamic websites और dynamic web applications। यहाँ पे आप देख सकते हो आप Angular JavaScript क्या होती है, JavaScript होती है ये structural framework पे डिपेंडेंट होती है और ये क्या करती है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करती है। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि डायनेमिक का मतलब, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे डायनेमिक का मतलब, अगर आप सोचो थोड़ा सा, मैं बता देता हूं आपको। डायनेमिक का मतलब हम लोग अगर देखें तो एक तरीके से अगर मशीन फॉर्म में बात करते हैं तो बहुत तेज होता है, बट यहां पे डायनेमिक का मतलब यह है कि बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं आज बहुत डायनेमिक दिख रहे हो, या हम लोग बोल देते हैं कि आज बहुत डायनेमिक सी चीज़ हो गई, मतलब बहुत अच्छा, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। डायनेमिक का वर्ड यहाँ पे बोला जाएगा तो उसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा, मतलब जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हो उस तरीका का हम लोग वेब पेज या वेब एप्लीकेशन इंटरफेस बना सकते हैं। Its important can be best understood by the front end web developer, और ये जो है important है कि इसको जो है फ्रंट एंड वेब डेवलपर जरूर समझ ले, who must rely most on the JavaScript, और JavaScript पे जो रिलाई करता है वो इसको जरूर समझ ले। To create a intuitive areas of a website that users see in their web browsers। अगर आपको intuitive मतलब एक तरीके से बोल सकते हो बहुत अच्छे एरिया में वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना है और जो हमारे वेब ब्राउज़र पे चले और यूज़र्स उसको देखें, तो आपको जो है इसके बारे में, एंगुलर जावास्क्रिप्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का तो हमारा है एम्बर जीएस। एम्बर जीएस का मतलब यहाँ पे एम्बर जावास्क्रिप्ट है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इज अ वेरी ऑप्शनड वेब फ्रेमवर्क दैट यूज अ लॉट ऑफ न्यू ES6 और EST फीचर्स दैट प्रोवाइड्स अ MVV वर्कफ्लो फॉर डेवलपमेंट टू क्रिएट वेबसाइट्स इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड वे। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि ये हम लोग को एम्बर जावास्क्रिप्ट क्या कर देता है कि हम लोग को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो काम करवाता है अपनी वेबसाइट्स पे, एंड इंट्रोड्यूस करवाता है मैनी न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर डिजाइनिंग अ न्यू इंटरफेस। और एम्बर जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं और नई नई तरीके से हम लोग वेबसाइट को डिजाइन करते हैं और नए नए इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं jQuery. jQuery is a JavaScript library that helps to simplify and standardize interactions between JavaScript code and HTML codes. अब jQuery यहाँ पे क्या करता है, एक तरीके से लाइब्रेरी होती है जहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग की हेल्प करता है सिंप्लीफाई एंड इंटराइज्ड इंटरेक्शंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड HTML। ये हमारी हेल्प करता है, एक तरीके से कोड हेल्प करता है कि इसके अंदर हम लोग हमारी जो भी चीज़ें हैं वो सिंप्लीफाई होकर आती हैं जावास्क्रिप्ट के और कोड एलिमेंट्स की।
जावास्क्रिप्ट अलाउ वेबसाइट टू बी इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक। जावास्क्रिप्ट एक तरीके से क्या करती है, हमारी जो भी वेबसाइट है या जो भी वेब पेज है वो इंटरेक्टिव हो और डायनेमिक हो। जैसे मैंने आपको डायनेमिक का मतलब बता भी चुका हूं मैं। एंड jQuery इज अ टूल दैट हेल्प्स स्ट्रीमलाइन दैट प्रोसेसेस। और jQuery ही वो टूल है जो जिससे हम स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस को। और नेक्स्ट हमारा यहां पे है लेस का फुल फॉर्म अगर हम यहां पे देखना चाहेंगे तो लीनर स्टाइल शीट्स बोलते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग देखना चाहते हैं तो इसको बोल सकते हैं लेस इज अ CSS प्री प्रोसेसर दैट एनेबल्स कस्टेनेबल, मैनेजेबल एंड रीयूजेबल स्टाइल शीट्स फॉर वेबसाइट्स। अब यहां पे लेस क्या करता है, हमारा जो भी हमारी वेबसाइट्स यूज हो चुकी होती हैं या जो भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई होती, रीयूजेबल करने के लिए वेबसाइट्स होती हैं या वेब स्टाइल पेजेस होते हैं हमारे, उसको हम लोग वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकते हैं। लेस डायनेमिक इज अ डायनेमिक स्टाइल लैंग्वेज दैट एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ CSS। लेस इज ऑल्सो अ क्रॉस ब्राउजर फ्रेंडली। अगर हम लोग लेस की बात करते हैं तो लेस एक तरीके से ब्राउजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर का काम कर भी लेता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है हम लोग जो भी हमारी स्टाइल शीट है उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। और ये हमारी जो CSS की कैपेबिलिटी है इसको भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहां पे है एजेक्स इज अ वाइडली यूज टेक्निक फॉर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब एजेक्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक यही है दैट लेट्स पेजेस डायनेमिकली लोडेड बाय डाउनलोडिंग सर्वर डाटा इन अ बैकग्राउंड। अब एजेक्स में क्या होता है कि हमारा जो भी पेज है, जो भी डाटा है, वो जो है बैकग्राउंड में सर्वर अपने आप डाउनलोड करता रहता है। एजेक्स इज एन एक्रोनियम और फॉर एक्रोनोमस जावास्क्रिप्ट एंड XML। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द सर्वर विदाउट रिफ्रेशिंग द वेब पेज and thus increasing the user experience and better performances। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि यूज़र के एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर रहा है और बेटर परफॉर्मेंस में भी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं अभी तक की। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है हम लोग ये देख लेते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज परफॉर्म्ड टू जनरेट अ कोड दैट कैन रन अ क्लाइंट वेब ब्राउजर विदाउट एंडिंग अ सर्वर साइड प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये होता है जो भी हमारा जो भी सिस्टम या जो भी ब्राउजर है वो साइड में चलता रहता है और हमारी प्रोसेसिंग भी खत्म नहीं होती। बेसिकली दीज टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर प्लेस्ड इनसाइड अ BTME डॉक्यूमेंट। अब इस तरीके की जो स्क्रिप्ट्स होती है इनको BTME डॉक्यूमेंट्स में सेव किया जाता है या रखा जाता है। द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन बी यूज टू एग्जामिन द यूजर्स फॉर्म फॉर द एरर्स बिफोर सबमिटिंग इट फॉर अ चेंजिंग द कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूजर इनपुट। अब यहाँ पे यूजर इनपुट के अकॉर्डिंग ही जो हमारी जो भी डाटा है वो जो है चेंज होते रहते हैं। एज आई मेंशन्ड बिफोर द वेब क्वेरीज 3 एलिमेंट्स for its functioning which are important are client, database and servers। अब अगर वेब क्वेरीज के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट की चीज़ें कुछ भी हैं तो वो हमारी 3 चीज़ें क्या हैं, पहली चीज़ है हमारी क्लाइंट, दूसरा है हमारा डाटाबेस, थर्ड है हमारा सर्वर। द इफेक्टिव क्लाइंट script can be significantly reduce the server load. It is designed to run as a scripting language, utilize a web browser as a host program। अब यहाँ पे क्या करता है, ये host program की तरीके से रहता है। For example, when a user makes a request via a browser for a web page to the server। अब सपोज करो कोई भी यूज़र है वो वेब ब्राउज़र पे जो है एक पेज पे जो है रिक्वेस्ट करता है, इट इज़ जस्ट सेंड टू HTML एंड CSS एज अ प्लेन टेक्स्ट। तो क्या करता है वो HTML जो है और CSS क्या करता है, एज अ प्लेन टेक्स्ट जो है ब्राउज़र के ऊपर सेंड कर देता है और इंटरप्रेट्स कर देता है रेंडर दैट वेब कंटेंट इन अ क्लाइंट्स एंड, और रेंडर कर देता है वेब कंटेंट को क्लाइंट्स के एंड की तरफ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। पहला है हमारी HTML जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि आप M2 पढ़ रहे हो, M2 में आप 3 चीज़ें ही पढ़ते हो मैक्सिमम, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। पूरी M2 जो आपकी डिज़ाइंड है वो सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों पे ही डिज़ाइंड है
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपका मोस्टली क्वेश्चंस जो आएंगे वो HTML बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देख सकते हो, HTML इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब प्रोग्रामिंग विच प्रोवाइड्स द ट्राइम ऑफ अ वेबसाइट, इट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स बना देता है HTML। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्टीशन में हमारे डाटा को सेव करते रहता है और हमारे जो अरेंजमेंट ऑफ डाटा है उसको एक डिस्क्राइब फॉर्म में ही रखता है। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा CSS क्या, CSS का फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है, और इसका यहाँ पे हमें ये क्या प्रोवाइड कराता है, दैट प्रोवाइड्स द वे टू डिज़ाइन अ ग्राफिक एलिमेंट्स। अब CSS में क्या कर सकते हैं हम लोग, ग्राफिक एलिमेंट्स को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने प्रोग्राम्स लिखे भी होंगे नोटपैड पे तो वही चीज़ है यहाँ पे, विच हेल्प्स इन मेकिंग द अपीयरेंस द वेब एप्लीकेशन मोर अट्रैक्टिव। सिर्फ जो इसका एक ही फंक्शन होता है या हमारा एक ही मोटिव होता है CSS को यूज़ करने का, जिससे हम लोग अपने जो भी एप्लीकेशन है या जो भी हमारा वेब पेज है उसको हम लोग एक अट्रैक्टिव फॉर्म में, अट्रैक्टिव वे में बना सकें। जैसे देख सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच एसेंशियली devised for that specific e-purpose put currently there are various JavaScript framework used inside scripting technologies। अब यहाँ पे कई सारी जो JavaScript का यूज़ किया जाता है साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजीज में, जैसे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What do you understand by responsive web design? अब RWD के बारे में से आप क्या समझते हो, हमको यही बताना है। RWD का फुल फॉर्म जैसे आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन है। A responsive web design describes a web design approach that allows website and pages to render or to display। रेंडर का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से शो कर देना या डिस्प्ले कर देना on all devices screen sizes by automatically adapting the screen वेदर इट्स डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। अब यहाँ पे देखिए आप, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब हम अगर समझना चाहें तो इतना समझ सकते हैं कि जो भी, जैसे सपोज करो अभी अगर आप अपने फ़ोन में देख रहे हो इस वीडियो को या कोई भी साइट को, तो आपको छोटा दिखेगा, मतलब दिखेगा पूरी ही वेबसाइट आपको, भले ही वो थोड़े कंप्रेस फॉर्म में दिखे, छोटे छोटे अक्षर दिखे, आपको उसको एनलार्ज करना पड़े, वो हो सकता है, बट आपको पूरी वेबसाइट दिखेगी। तो जो ये किसकी वजह से होता है, हमारा ये रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन की वजह से ही ये चीज़ हो पाती है। द प्रैक्टिस कंसिस्ट ऑफ अ मिक्स ऑफ अ फ्लेक्सिबल ग्रिड्स एंड लेआउट्स। ये इसमें क्या होता है, हमारे जो फ्लेक्सिबल ग्रिड्स होते हैं और लेआउट्स होते हैं, और इमेजेस और इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ CSS मीडियम क्वेरीज। और इसमें जो है इंटेलिजेंट यूज़ किया जाता है CSS के मीडियम का और उसकी क्वेरीज का। एज द यूजर स्विचेस देयर लैपटॉप टू iPad, द वेबसाइट शुड ऑटोमेटिकली स्विच टू एकोमोडेट फॉर रेजोल्यूशन। अब जैसे सपोज करो आप अपनी, या यहाँ पे iPad का फंक्शन दिया गया, जैसे आप अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो वेबसाइट को और आप स्विच कर जाते हो मोबाइल पे, तो मोबाइल का रेजोल्यूशन और लैपटॉप का रेजोल्यूशन अलग अलग होता है। बट जो हमारी जो RWD होता है, इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है वो ऑटोमेटिकली जो है स्विच कर जाती है अपने रेजोल्यूशन को, और जो भी इमेज साइज होता है और स्क्रिप्टिंग एबिलिटीज़ होती है वो सारी चेंज हो जाती हैं। वन में ऑल्सो हैव टू कंसीडर द स्विचिंग ऑफ देयर डिवाइसेस। बहुत से लोग स्विचिंग ऑफ, जैसे बोल सकते हो कि स्विचिंग ऑफ द डिवाइसेस कर सकते हैं इफ़ दे हैव अ VPN और अ iOS, अगर उनके पास अलग VPN है या iOS है, और देयर iPad, अगर उनके पास iPad है तो वो भी कर लेते हैं स्विच। फॉर एग्जाम्पल द वेबसाइट शुड नॉट ब्लॉक द यूज़र एक्सेस टू द पेज। और अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो वेबसाइट जो है कभी भी यूज़र एक्सेस का ब्लॉक नहीं कर सकती, यूज़र एक्सेस को ब्लॉक नहीं कर सकती है। इन अदर वर्ड्स द वेबसाइट शुड हैव द टेक्नोलॉजी टू ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड द यूज़र प्रेफरेंसेज। अब यहाँ पे हम अदर वर्ड्स में अगर बोलना चाहें तो हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं कि ब्लॉक करने के अलावा वेबसाइट जो होती है उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है यूज़र जैसे चाहता है वैसे। जैसे आप इस बात से समझ सकते हो, मैंने पहले अपने वीडियोज़ में बोला भी है, जो मेरे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें M1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर का जो भी वर्क जो हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और जिस पे हम लोग इतना बेस्ड हुए हैं, इतना जो हम लोग रिलाई करते हैं, इसी वजह से करते हैं क्योंकि इसकी जो वर्किंग है बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे वही चीज़ हो रही है
कि हमारा जो भी डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है यूज़र के बेस पे। अगर हम लोग सपोज करो, अगर आप अभी जैसे सपोज करो आप यूट्यूब में ये वीडियो देख रहे होगे, यूट्यूब में एक सबसे अच्छा फंक्शन आता है कि जैसे ही आप 2 वर्ड या 3 वर्ड लिखते हो सर्च ऑप्शन में, आपको पूरा सेंटेंस मिल जाता है जैसे जो वीडियो आप देखना चाहते हो वो। अगर आपको फर्स्ट लाइन में नहीं दिखता है, सेकंड लाइन में दिखेगा, थर्ड लाइन में दिखेगा, फोर्थ लाइन, लेकिन आपके मन मुताबिक सेंटेंस आपको दिख जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये जो RWD होता है इसी वजह से होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करता है, यूज़र के प्रेफरेंसेस को ही शो करता है। अब ये यूज़र के प्रेफरेंसेस को कैसे शो कर सकता है? अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये शो इस तरीके से कर देता है कि जो भी, जैसे सपोज करो आपने आज आप अपने यूट्यूब के वीडियो को चेक करना, अपने चैनल को चेक करना, जो भी जहाँ पे आप देखते हो, होम स्क्रीन देखते हो, आप उसमें देखोगे जो वीडियोस आप देखते हो उसी रिलेटेड से ही वीडियो आपको आपके होम स्क्रीन पर दिखेंगी। सपोज करो अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट से ही रिलेटेड वीडियोस आपको दिखेंगी। तो यूट्यूब आपको वही वीडियोस प्रेफर करता है जो आप देखना पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रिकेट देखना पसंद करते हो तो आपको वो हॉकी दिखाना शुरू कर देगा या कुछ और दिखाना शुरू, वो फिर आपको क्रिकेट से ही रिलेटेड न्यूज़ भी देगा, हर चीज़ क्रिकेट से ही रिलेटेड देगा वो, क्योंकि यूट्यूब जो है हमारा और जो भी वेबसाइट्स हैं वो एक एल्गोरिथम पे चलती हैं कि वो अलग अलग फॉर्म पे ही चलती हैं, कि अगर आपने इस चीज़ को सर्च किया है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है कि मुझे यहाँ इस कंटेंट को फिर इसी वेबसाइट या इसी वेब पेज पर भेजना है। इस तरीके से अलग अलग वेब पेजेस वर्क करते हैं और हमारा इंटरनेट भी इसी तरीके से वर्क करता है। दिस वुड एलिमिनेट द नीड ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग डिज़ाइंस नहीं बनानी पड़ती हैं, एक ही पेज से काम चल सकता है। डेवलपमेंट फेजेस फॉर ईच न्यू गैजेट ऑफ द मार्केट। और इस वजह से इससे एक चीज़ और हो सकती है कि हमें नए नए वेब पेजेस भी नहीं बनाने पड़ते। सपोज करो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप फेसबुक अगर चलाओगे अपने लैपटॉप में तो उसका वेब पेज और आपके फ़ोन का वेब पेज दोनों सेम आएगा। तो इसीलिए ऐसा होता है, इसको यूज़ किया जाता है जिससे कि हमें अलग अलग गैजेट्स ना खरीदने पड़े। सपोज करो आप लैपटॉप में अलग चला रहे हो, फेसबुक में चला रहे हो, चल ही नहीं रहा है, मोबाइल में चला रहे हो, चल ही नहीं रहा है। तो उससे क्या होता है कि लोग डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए जो है इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया कि आप किसी भी फॉर्म में चलाओ। आप इसको अब तो अगर आप जो डिजिटल वॉच आती हैं उसमें भी आप खोल सकते हो ये सब। तो एक तरीके से आप इसको कहीं भी खोल सकते हो, कुछ भी वर्क कर सकते हो। इंटरनेट इतना ज़्यादा हमारे ऊपर, हम उस पर रिलाय हो चुके हैं और ये हमारे ऊपर उतना डिपेंडेंट हम लोग को कर रहा है अपने ऊपर। जैसे देख सकते हैं हम लोग RWD वर्क्स थ्रू कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब जो हमारा RWD होता है ये हमारा किस पे वर्क करता है? CSS पे, यूजिंग वेरियस सेटिंग्स टू सर्व डिफरेंट स्टाइल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन अ स्क्रीन साइज। अब ये क्या करता है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है, स्क्रीन साइजेस को शो करता है, ओरिएंटेशन शो करता है, रेजोल्यूशन शो करता है, कलर कैपेबिलिटी को हमारे डिफाइन कर देता है, अदर कैरेक्टर्स ऑफ द डिवाइसेस। और अलग अलग जो भी कैरेक्टर्स होते हैं डिवाइसेस के, जैसे मेमोरी हो गई, स्टोरेज हो गई, सपोर्टनेस हो गई, रेजोल्यूशन हो गई, सारी चीज़ें जो हमारी अदर डिवाइस की कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे सपोर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल of a CSS properties related to responsive web page include a viewport to a media and queries। अब CSS की प्रॉपर्टीज को जो है वेब डिज़ाइन क्या करता है? व्यूपोर्ट कर देता है और मीडिया क्वेरीज में सेट कर देता है। अब हम लोग देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की बात करनी है। अभी जैसे अभी तक ही हम लोगों ने इंटरनेट के बारे में पढ़ लिया है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग डायरेक्ट अब वेबसाइट की बात करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है और इसके मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या है। बेसिकली अगर लोग बात करते हैं, दो ही तरह की वेबसाइट्स होती हैं। पहली होती है हमारी स्टैटिक, दूसरी हमारी होती है डायनेमिक। दो ही तरीके की वेबसाइट होती है नॉर्मली, और आप भी यही याद रखो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अ स्टैटिक वेबसाइट इज़ यूजुअली रिटन इन अ प्लेन HTML। जैसे मैंने आपको बताया कि HTML की दो तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हो, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है, आप जो प्लेन डॉक्यूमेंट रहेगा, प्लेन साइट रहेगी, उसमें ज़्यादा यूज़र डिस्प्ले नहीं करेगा, अलग अलग क्रिएटिविटी नहीं शो करेगा, डायरेक्ट आपके मेन कंपोनेंट्स रहेंगे, मेन चीज़ें रहेंगी। और व्हाट इज़ इन द कोड ऑफ पेज व्हाट इज़ डिस्प्लेड ऑन द यूज़र, और जो भी कोड में होगा वो सारा डिस्प्ले कर जाएगा यूज़र के ऊपर आराम से, वही चीज़ें होती हैं। और डायनेमिक भी कुछ ऐसे ही होता है, बट इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अपने पेज को और डायनेमिक और अट्रैक्टिव बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा, अ डायनेमिक साइट इज़ वन दैट इज़ रिटन यूजिंग अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज PHP, ASP, JSP and
Cloud Fusion. In such a site, the content is called scripting by the scripting language for others file or from a database depending on actions taken by the users. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अलग अलग चीज़ लैंग्वेजेस लिखी हैं, बट ये सारी लैंग्वेज एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये सिर्फ वही 3 पॉड पे डिपेंडेंट है, जावा स्क्रिप्ट पे, HTML पे और हमारा CSS पे. रिलेटिव मेरिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं जावा स्टैटिक और डायनेमिक के, तो स्टैटिक के अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला एडवांटेज इसका ये है, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मेन एडवांटेज. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आप इसको किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. टू अ स्टैटिक साइट एवरी पेज कैन बी डिफरेंट इट डिज़ायर्ड. आप स्टैटिक साइट में कुछ भी कर सकते हो. जैसे मैंने बोला कि आप हर जो भी आपके जितने भी वेब पेजेस हैं उसको आप अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देख सकते जो PPT बनाई है, मैंने इसको अपना वर्कलोड कम करने के लिए मैंने एक ही फॉर्म में सारे पेजेस को कलर कर दिया है और एक ही बैकग्राउंड सेट कर दिया है. तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप चाहो तो अलग अलग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो. इस तरीके से ही आप वो स्टैटिक साइट्स में यूज़ कर सकते हो. ये स्टैटिक साइट का एडवांटेज ही है, जैसे आप देख भी सकते हो. टू मैच द लेआउट टू द डिफरेंट कंटेंट, और हम आराम से जो डिफरेंट कंटेंट का लेआउट है उसको आराम से मैच कर सकते हैं. एंड द डिज़ाइनर टू प्यू एनी स्पेशल इफेक्ट्स दैट अ क्लाइंट में आस्क्ड फॉर अ यूनिक वे और डिफरेंट पेजेस. और क्या हो सकता है, जो डिज़ाइनर है वो जो है अलग अलग इफेक्ट्स को भी बना सकता है, क्योंकि यूनिक जैसे आप आगे काम करोगे तो जो भी आपका ऑफिस में रहे या अगर आप खुद के लिए ही काम करोगे तो आप एक ही कंटेंट पे बार बार वर्क नहीं करना चाहोगे. आप भी सोचोगे कि हाँ हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वर्क करें और अलग अलग फॉर्म्स में वर्क करें, जिससे आपकी जो वेबसाइट्स हैं अच्छी तरीके से हो, अपने आप को अपडेट करते रहोगे आप. तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है. दिस अलाउज थीमिंग. फॉर इंस्टेंस एन ऑथर में वॉन्ट टू अ डिफरेंट थीम फॉर अ डिफरेंट बुक. अभी जैसे यहाँ बोल सकते हो कि ये हमें अलाउ कर देता है अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग थीम्स. तो ऑथर भी जैसे बोल सकता है कि मुझे डिफरेंट थीम चाहिए डिफरेंट बुक के लिए, एंड एसोसिएटेड पेजेस के लिए, और अलग अलग पेजेस भी चाहिए उस बुक के लिए, या उस बुक से रिलेटेड पेजेस के लिए अलग थीम चाहिए. तो ये सब चीज़ें आराम से हो सकती है. परहैप्स अ लॉट ऑफ सीरीज ऑफ बुक्स. यहाँ पे बहुत सारी सीरीज ऑफ बुक्स हो सकती है. इन ऑर्डर टू मैच द कवर डिज़ाइन और कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरीज, कॉस्ट इज जनरली लो अप फ्रंट देन अ डायनेमिक साइट्स. अगर हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं तो काफ़ी कम होती है डायनेमिक साइट्स के अकॉर्डिंग. अगर अब हम लोग इसके डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेज का क्या है? द मेन प्रॉब्लम विच एनी स्टैटिक साइट्स अपीयर व्हेन यू विश टू अपडेट द कंटेंट अनलेस यू आर conversant with HTML and design method used in the site, that you have to go back to the designer to have any content changes made. अब यहाँ पे क्या है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि अगर आप अपने कंटेंट में कुछ भी चेंज चाहते हो तो आपको HTML के डिज़ाइन मेथड के साथ ही वेबसाइट पे वापस जाना होता है और कंटेंट को चेंज करने की कोशिश करनी होती है. दिस मेड बी परफेक्टली ओके व्हेन अ न्यू पेज इज रिक्वायर्ड और रिसीव्ड विच नीड्स डिज़ाइन इनपुट. अब इसमें क्या होता है, एक परफेक्टली ओके पेज मिल सकता है न्यू, और जब हमें डिज़ाइन या इनपुट की नीड, डिज़ाइन की नीड होगी तब मिल जाएगा. बट इट ऑल यू वांट टू बी चेंज सम टेक्स्ट देन इट कैन बी न्यूसेंस फॉर बोथ क्लाइंट एंड डिज़ाइनर्स. अब कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ जो हमारी टेक्स्ट या कंटेंट है वो इतने ज़्यादा हौच पौच आते हैं कि एक तरीके से बोले तो हमारे जो क्लाइंट होता है और डिज़ाइनर होता है दोनों एक तरीके से उन दोनों के लिए बेवकूफ़ी हो जाती है वो चीज़. द सेकेंड मेन प्रॉब्लम है इस स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसमें. जैसे देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ यू विश टू सेल प्रोडक्ट ऑन योर साइट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ देम, you may have to construct individual pages for each one and that considerably take efforts and the cost. अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यही है कि सपोज़ करो आपने एक वेबसाइट बना ली है जिस पे आपको अलग अलग शॉपिंग करनी है, अलग अलग सेल करनी है. तो इसमें क्या होगा आपका कि अगर आप ये करते हो तो आपको हर पेज अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारा टाइम पहले चीज़ लॉस होगा. दूसरा, हम लोग थकेंगे.
तीसरा, हमारी कॉस्ट भी लगेगी। अगर हम किसी से बनवाते हैं तो हमारी कॉस्ट भी लगेगी, और नहीं अगर हम बनवाते हैं तो खुद बनाते हैं तो भी सीधी सीधी बात है कि हमारी कॉस्ट लगेगी, हम लोग उसमें थकेंगे, अपना काम कुछ छोड़ के हम लोग ये काम ये करेंगे तो सीधी बात है कॉस्ट तो लगेगी। और सबसे मेन चीज़ है हमारा टाइम लगेगा, और टाइम जैसे बोलते भी हम लोग, टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ एवरीथिंग। आप पैसा कमा सकते हो बट टाइम नहीं खरीद सकते हो, जैसा बोला भी जाता है आप टाइम को पैसे से नहीं खरीद सकते हो। नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट। देयर आर ऑनगोइंग कॉस्ट फॉर अपडेटिंग द कंटेंट। अब यहाँ पे ऑनगोइंग कॉस्ट चलती रहती है अपडेट करने के लिए कंटेंट को। डायनेमिक साइट्स के एडवांटेजेस अगर हम लोग देखते हैं, डायनेमिक साइट्स के एडवांटेजेस, सबसे पहले एडवांटेज क्या है, ये डाटाबेस को ईजिली पुल कर लेता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देता है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में कर देता है, और कैरेक्टराइज कर देता है रिलेटेड फीचर्स को और प्रोडक्ट्स को, और शॉर्ट कर देता है डिफरेंट फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स। एक तरीके से बोले तो आप ये कह सकते हो कि जैसा यूज़र चाहता है ये अपने आप कर देता है। मैं सिंपल फॉर्म में ये बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ। और यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखोगे जो लिखी हुई है क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ डायनेमिक साइट्स आर बाय कनेक्टिंग देम टू द डाटाबेस you can usually pull in information in an organized and structured way to create product pages or categories of related products sorted in a variety of different way depending on how the user want to view them। जैसे भी यूज़र चाहता है आप वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हो, वैसे उसको दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बिना टेंशन के आप वर्क कर सकते हो। This ability to connect a database means that you can also create a content management system। और इस database की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, content management system को भी बना सकते हैं। An interface which allows the client to input a managed data via web-based administration। अब इसका मतलब क्या हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब यह है कि हम लोग ऐसे सिस्टम या ऐसे वेब पेजेस को भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें जो है यूज़र अपने डाटा को खुद ही स्टोर कर सकता है और अपने डाटा को खुद ही मैनेज भी कर सकता है, खुद ही इनपुट भी कर सकता है अपने डाटा को, सारी चीज़ें हैं। दैट कंटेंट कैन बी टेक्स्ट फॉर देयर पेजेस एंड इमेजेस टू गो अलॉन्ग विद द पेजेस, और टेक्स्ट और आइटम्स इन देयर प्रोडक्ट रेंज विच कैरेक्टराइज स्पेसिफिकेशन, शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इमेजेस। इन बोथ दीज केसेस इट कैन बी एज सिमिलर और एज कॉम्प्लेक्स एज अ क्लाइंट रिक्वायरीज। एक तरीके से बोल सकते हो बेस्ट है ये, क्योंकि जिसमें जो है जैसा भी क्लाइंट चाहता है, सिंपल चाहे कॉम्प्लेक्स चाहे, दोनों उसको मिल सकती हैं, दोनों ही चीज़ें मिल सकती हैं। शॉर्ट में इंस्क्रिप्शन चाहे, डिस्क्रिप्शन चाहे, लॉन्ग में चाहे, इमेजेस डिफरेंट कैटेगरीज की चाहे, वो सब चीज़ें इसमें मिल सकती हैं उसको। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्दी, अब जल्दी वीडियो अपलोड करने की। जैसे अभी M3 की वीडियो अपलोड्स करनी है, M4 की भी वीडियो अपलोड करनी है। लोगों के मैसेज आ रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हाँ कि सर M3 की, M4 की वीडियोज़ अपलोड कर दी। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को सारी वीडियो प्रोवाइड कराने की। तो गाइस आप लोग, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप हो सके तो अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मैं नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा। मेरे हिसाब से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिन में रात में कंटेंट बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइज आप लोग भी जो है मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें, आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो पे लाइक करें वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी लगे जो भी कंटेंट बना रहा हूँ लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है, और मैं जिससे और मोटिवेट होकर और अच्छे कंटेंट को डिस्कवर कर सकूँ। सो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।